बात यह है कि वो चारों रास्ते जिससे ख्वाब बनते हैं और जिस तरह के ख्वाब निकलेंगे वो चारों रास्ते उर्दू शायरी में मौजूद हैं। तो मैं आपको चारों बातें बताऊंगा और फिर उसके ख्वाब। यहाँ से शुरू करते हैं कि 1908 में सिगमंड फ्रॉइड ने एक पेपर लिखा जिसका नाम था क्रिएटिव राइटर्स एंड डे ड्रीमिंग। क्रिएटिव राइटर्स एंड डे ड्रीमिंग, in which he proposes that a writer, and he's not only talking of a poet, a writer is like a child at play. A little child says, 6-year-old, Mom, I'm Superman. Is he Superman? Or is he not Superman? That question is wrong. He is and he is not, but that doesn't matter. वो स्टेज जो है जहाँ बच्चे का खेल है वही डे ड्रीम्स पैदा करती है, जिसमें कि हम एक इमेजिनेशन पैदा कर रहे हैं जिस पे हकीकत का जालिम कदम उसे कुचलना नहीं चाहिए कि वो सच भी है वो सच नहीं भी है। और ये बात जो है ज़रूरी नहीं है सोचना कि ये सच है या सच नहीं है। तो उसी तरह से ये स्पेस माइंड की जहाँ रियलिटी और अनरियलिटी को एग्जिस्ट करती हो। अब कोई क्रिकेट खेलता है तो क्या हो रहा है, क्यों खेल रहा है, क्या है? जिसको क्रिकेट नहीं पता है और जिसको क्रिकेट से कोई दिलचस्पी नहीं है वो कहेगा ये क्या है, माकद है, लोग एक छोटी सी बॉल के पीछे भाग रहे हैं, क्यों? और ख़ासतौर पर अगर आप अमेरिकन फ़ुटबॉल देखें या यहाँ रग्बी देखें तो हैरत होती है कि अच्छे खासे समझदार जवान लोग एक दूसरे पे गिरे पड़ रहे हैं, ये क्या हो रहा है, क्या ज़रूरत है? मुझ पर कोई ऐसा है तो मैं कहूँ भैया बॉल ले जाओ, मुझे छोड़ो। लेकिन है तो सीरियस काम, है तो सीरियस काम, फुटबॉल भी, क्रिकेट भी, रग्बी भी। तो उसी तरह इमेजिनेशन क्या वो एरिया जहाँ हकीकत और इमेजिनेशन को एग्जिस्ट करें और जहाँ ये सवाल ना उठाया जाए कि क्या ये सच है, क्या ये सच नहीं है, उस एरिया में तशबीह, सिमली, इस्तिआरा, मेटाफोर पैदा होगा। वो शायरी का एरिया है और वही मज़हब का भी होना चाहिए। हालांकि अक्सर लोग उसे मज़हब को इस तरफ पुल करते हैं या इस तरफ पुल करते हैं कि खुदा नहीं है या खुदा है, तो लेकिन वो खुदा को शायरी की जगह पे छोड़ देना चाहिए। मेरे ख्याल से गॉड इज़ ए मैजेस्टिक पोएम, यू नो, इफ़ यू आर इनटू पोइट्री एंजॉय इट, इफ़ यू आर नॉट इनटू पोइट्री दैट्स ओके टू। एनीवे, तो अब इसमें 8 साल पहले सन 1900 में फ्रॉइड की पहली इम्पोर्टेंट किताब आई थी जिसका नाम था इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम्स, जिसमें उन्होंने सजेस्ट किया कि ड्रीम्स कैसे बनते हैं। अब वो उनकी जो थ्योरी थी, 2 आइडियाज़ थे उसमें, एक मेजर आइडिया था, एक माइनर आइडिया था। वो 2 आइडिया अभी भी वैलिड हैं, अभी भी मुस्तनद हैं, लेकिन अब हमें पता चला है कि और भी तरीक़े हैं ख्वाब के बनने में, 1-2 राहें और भी हैं जिससे कि ख्वाब बनता है। कमाल की बात यह है कि वो चारों रास्ते जिससे ख्वाब बनते हैं और जिस तरह के ख्वाब निकलेंगे वो चारों रास्ते उर्दू शायरी में मौजूद। तो मैं आपको चारों बातें बताऊंगा और फिर उसके ख्वाब। दूसरी बात कि ख्वाब एक फेल भी हो सकता है, जैसे कोई जोक होता है, बुरा जोक हो तो फेल होता है जिस पे कोई हंसता नहीं है, कोई बुरी नज़्म हो तो उस पर कोई वाहवाह नहीं करता है, तो बुरा शेर भी होता है या कम से कम फेल्ड शेर होता है। इस पर एक दिलचस्प किस्सा याद आ गया जिसका इस गुफ्तगू से कोई मतलब नहीं है, लेकिन ये किस्सा दिलचस्प है तो क्यों नहीं। वो ये कि एक बार ग़ुलाम रब्बानी ताबा जो अच्छे शायर थे, मुस्तनद शायर थे, बाज़बान, लेकिन थोड़े मुश्किल, तो और कुछ मुशायरों का मिजाज भी नहीं था उनका। तो एक मुशायरे में उन्होंने एक शेर पढ़ा, पिन ड्रॉप साइलेंस, कोई वाह वाह, कोई मुकर्रर, कुछ नहीं। दूसरा शेर पढ़ा, पिन ड्रॉप साइलेंस, कोई जुम्बिश जो है कुछ नहीं हुई ऑडियंस में, सामईन में। तीसरा शेर पढ़ा, उस पर भी कुछ नहीं, ब्याज बंद की, जेब में रखी, कहने गज़ल के बाकी शेर भी इसी तरह के। सो बहरहाल, तो अब इसमें यह है कि what I will try to do today is to show you how the 4 mechanisms of dreams are, while written in psychoanalysis in 1900 by Freud, by Freud, and then in 1952, then in 1977 by different people, not Freud.
कि वो 4 रास्ते जो हैं ख्वाब के बनने के, वो उर्दू शायरी में सब मुज़मिर हैं। नंबर 2 बात कि ड्रीम फेल भी हो सकता है। फेल ड्रीम का क्या मतलब है कि जिससे तकलीफ़ हो देख के, तो रात में तो इंसान को अपने आप को तकलीफ़ नहीं पहुंचानी चाहिए ना, क्योंकि आप ही मुसन्निफ़ हैं अपने ड्रीम के, और तो कोई नहीं लिख रहा है उस ड्रीम को। तो ऐसा क्यों प्ले लिखें जिससे कि खुद ही को तकलीफ़ हो? तो उसको बोलेंगे फेल ड्रीम, जिसकी एक हद है नाइटमेयर, तो फेल ड्रीम कैसा होता है? फिर ये कि सक्सेसफुल ड्रीम क्या होता है, और किसको कहेंगे गुड ड्रीम। जैसे गुड ड्रीम जिसमें कि जो बात आप सॉल्व करना चाहते हैं वो भी हो गई, मज़ा भी आया ड्रीम देख के, थोड़ी सी दिल को तक़वियत भी हुई, खुशी भी हुई, और जब सुबह उठे तो या तो ताज़ा इतने उठे कि बिल्कुल ड्रीम भूल गए हैं, या ये कि ड्रीम की एक बात याद रही जो कि काम आ सकती है, जिस पे आप एक्ट भी कर सकते हैं, तो वो सक्सेसफुल ड्रीम। फिर ये कि ड्रीमिंग एज एन एक्टिविटी ऑफ ह्यूमन बीइंग, चाहे जैसे कि वो इतनी कॉन्शियस एक्टिविटी ना हो, लेकिन ब्रीदिंग भी तो कॉन्शियस एक्टिविटी नहीं है। आप इतनी देर से सांस ले रही थी, लेकिन ये कि जाहिर है कि उसका ये तो नहीं कहा था मैं सांस लूँगी। उसी तरह से ड्रीमिंग भी एक एक्टिविटी है। तो ड्रीमिंग के क्या फ़ायदे हैं और ड्रीमिंग के क्या पर्पसेस हैं और क्या फ़ायदे हैं, और ड्रीमिंग के ज़्यादा ड्रीमिंग के क्या नुकसान हो सकते हैं, तो और ड्रीमीनेस के क्या नुकसान हो सकते हैं। तो ये भी उर्दू शायरी में मौजूद है सब कुछ। और तो नतीजे के तौर पे जितनी भी चीज़ें साइको एनालिसिस में लिखी गई हैं वो ख्वाब के बारे में, वो सब उर्दू शायरी में मौजूद है। और ये कमाल की बात है, और ये तमाम उन शायरों की है जिनका कोई साइकोलॉजी की पढ़ाई से मतलब नहीं था, जिनका कोई साइकियाट्री साइको एनालिसिस से मतलब नहीं था। इस बारे में फ्रॉयड की इज़्ज़त करनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने एक जगह लिखा है, ख़ास तौर पे औरतों के बारे में उनके जो पेपर्स हैं वो ज़्यादातर गलत हैं, गलत ही नहीं बल्कि ख़राब भी है। तो लेकिन एक जगह इतराफ़ किया उन्होंने, जो एक उनका 1933 का पेपर है ऑन फेमिनिटी, वो पेपर इस जुमले पे ख़त्म होता है कि दिस इज़ एज फार एज आई हैव बीन एबल टू अंडरस्टैंड ए वुमेंस माइंड एंड वुमेंस साइकोलॉजी, बट आई एम स्टिल नॉट सेटिस्फाइड। इन फैक्ट if you really want to understand, you have to ask the poets. तो ये कमाल की बात है। एक और जगह भी लिखा उन्होंने कि एक और जगह लिखा है कि where it takes a psychologist and a psychoanalyst years to reach, I have often found the poets have already arrived there. क्योंकि पोइट्री की नॉलेज और नस्र की और नज़्म की नॉलेज अलग अलग है। कि नस्र को यूँ समझें जैसे कि आपके जॉइंट में दर्द है, शोल्डर में या नी जॉइंट में दर्द है, तो आपने स्टीरॉयड की गोली खा ली। लेकिन जो पोइट्री है वो ऐसा है कि जैसे जॉइंट में इंजेक्शन लगा तो सीधी दवा सीधी जॉइंट में जाएगी, उसको ब्लड से गुजरने की ज़रूरत नहीं है। तो इट प्रोवाइड्स, इट्स एन अनकॉन्शियस कम्युनिकेशन कि मैंने ये जाना कि गोया ये भी मेरे दिल में है जी। तो वो जो डायरेक्ट कम्युनिकेशन है पोइट्री की पावर का, वो पोइट्री की पावर हीलिंग पावर को ऐड करता है। दूसरी बात क्या है कि पोइट्री पढ़ना और पोइट्री सुनना अलग अलग चीज़ है। तो ख़ास तौर पे इसमें सबसे बड़ी मिसाल तो कैफ़ी आज़मी साहब है कि कैफ़ी आज़मी साहब को सुनना और कैफ़ी आज़मी साहब को पढ़ना अलग तजुर्बे हैं। व्हेन यू लिसन टू हिम, ही वाज ए मैजेस्टिक प्रेजेंस, इस ख़ास तौर पे बाद में तो काफ़ी बेचारे बूढ़े हो गए थे, फिर भी बहुत उम्दा थे। लेकिन जब जवानी थी और अर्ली मिडल एज में, ही स्टूड लाइक किंग लियर एंड रिसाइटेड पोइट्री। और उसका आप उल्टा असर भी देख सकते हैं कि जहाँ जो बहुत अजीम शायर जो अच्छा ना पढ़ें, उनकी शायरी पढ़ने में अच्छी है, सुनने में नहीं है। फैज़ साहब, बल्कि फैज़ साहब का एक दिलचस्प किस्सा है जिसका भी इस गुफ्तगू से मतलब नहीं है, लेकिन चूँकि इतना दिलचस्प है कि मैं रेजिस्ट नहीं कर सकता उसको सुनाने से। कि फैज़ साहब जब पहली बार हिंदुस्तान आए तो नरगिस दत्त और सुनील दत्त के घर पे उनकी पार्टी थी, और उन्होंने कोई 20-25 लोगों को बुलाया, ख़ास तौर पे मतलब दिलीप कुमार, राज कपूर, फलां फिल्म के लोग, और शायर अली सरदार जाफरी, साहिर लुधियानवी, मेरे फादर जानिसार अख्तर, और इस तरह 5-6 शायर, मजरू साहब और फैज़ साहब की इज़्ज़त में डिनर था। और उसके बाद ये तो एक्सपेक्टेड था कि कुछ लोग बैठेंगे, कुछ शेर व शायरी। तो अब ये था कि नरगिस और सुनील दत्त ने सोचा भाई ये तो बड़े बड़े शायर हैं,
तो और हमें पता नहीं है कि कैसे इंट्रोड्यूस करना है और क्या जुमला बोलना है, तो एक यंग शायर चाहिए जो कि कंपेयर करे उसको। तो उस ज़माने में नए नए कोई 20-25 साल के होंगे हसन कमाल। तो क्या हुआ कि अब वो ही वॉज ए यंग मैन कंपेयर टू दिस पीपल एंड वी आर टॉकिंग अबाउट 40 years ago। तो उनको इंचार्ज बनाया कि भाई आप करें मुशायरा, ये कंडक्ट नशिस्त। तो हसन कमाल साहब ने कुछ अच्छा खाना था, अच्छी शराब थी, तो खैर अच्छे मूड में हो गए। तो नतीजे के तौर पे माइक उठाया, बुलाया मुख्तलिफ शायरों को, आखिर में फैज़ साहब को बुलाया। तो कह लें अब मैं फैज़ साहब को ज़हमत दूंगा कि आएँ अपना कलाम सुनाएं, लेकिन इससे पहले फैज़ साहब कि आप आएँ, एक सवाल पूछना आपसे कि आपका ख़्याल और सोचना कितना अच्छा है, और लिखना कितना अच्छा है, ज़बान कितनी अच्छी है, और कितना ऑर्गेनाइज्ड मल्टी लेयर्ड थॉट है आपका। तो लेकिन इतना सब कुछ अच्छा करते हैं, पढ़ते इतना ख़राब क्यों? अब ये मुनासिब बात नहीं थी कि एक जवान आदमी जो कि आप यू आर जस्ट बीइंग वेलकम्ड इन द सोसाइटी, तो आप फैज़ अहमद फैज़ साहब से सबके सामने ये कह रहे हैं कि आप पढ़ते इतना ख़राब क्यों हैं। तो फैज़ साहब भी एक घाघ आदमी थे, ये घाघ भी लफ्ज़ पुराना है। तो उन्होंने माइक्रोफोन उठाया तो शुरू यहाँ से किया, बेटा हसन कमाल। पहले तो बेटा क्या कि उनको ही पुट हिम इन हिज प्लेस। बेटा हसन कमाल, अब सोचें भी हम अच्छा, और लिखें भी हम अच्छा, और पढ़ें भी हम अच्छा। बेटा सब कुछ हम ही करें, कुछ तुम भी तो करो। सब कुछ हम ही करें, कुछ तुम भी तो करो। बहरहाल तो फैज़ साहब की बात पता नहीं कहाँ से निकली। खैर, तो लेट्स अस गेट टू द टॉपिक नाउ अबाउट ड्रीम्स। कि पहली हाइपोथेसिस जो फ्रॉइड की है, और जो मेन हाइपोथेसिस आज भी, कि कोई 60% के करीब ड्रीम्स इस वजह से आते हैं। बिफोर गोइंग इनटू दैट, लेट्स मी लिस्ट दैट देयर 7 ड्रीम्स जो कि यूनिवर्सल ड्रीम्स हैं, जो कि हम सबको आते हैं, जिसमें से 3 आपको आए होंगे, 4 आपको आए होंगे, 5 आपको आए होंगे, 1 आपको आया होगा, लेकिन वो 7 ड्रीम्स हर रेगुलर इंसान देखता है। वो हैं ड्रीम्स ऑफ फ्लाइंग, ड्रीम्स ऑफ फॉलिंग, ड्रीम्स ऑफ बीइंग चेज्ड, dreams of being inoptimally dressed in public, dreams of a loved one dying, dreams of examination and failing in the exam or not being able to perform well in the exam, and dreams of teeth falling out. तो ये 7 तो यूनिवर्सल ड्रीम्स हैं, उनकी कहानी अलग है, उसको छोड़ देते हैं। अब चलिए रेगुलर ड्रीम्स से, जो कल रात में आपको आया, परसों रात में आपको आया, जो आज रात में आपको आएगा। तो फ्रॉइड ने कहा कि ड्रीम्स का मैकेनिज्म ये है कि सारे दिन में जब हम जाग रहे होते हैं तो कोई ऐसी बात होती है जिससे एक तमन्ना जागती है दिल में, लेकिन उस तमन्ना पे हम अमल नहीं कर सकते हैं। अमल क्यों नहीं कर सकते हैं? या तो वो इमोरल है, या वो इम्पॉसिबल है, या वो फिज़िकली डेंजरस है, या वो शेम प्रोड्यूसिंग है, या वो दूसरी तमन्नाओं के ख़िलाफ़ है जो ज़्यादा हमें इम्पोर्टेंट है। तो किसी भी वजह से उस तमन्ना पे हम एक्ट नहीं कर सकते हैं। अब वो तमन्ना अगर उसकी एक जुड़वा बहन बचपन में भी उसका हो, बचपन की दिल की गहराइयों में, तो दिन में जागी हुई अनरिक्वेटेड तमन्ना, बचपन की अपनी जुड़वा बहन उसी तरह की एक तमन्ना जो कि पूरी नहीं हुई थी, ये दोनों रात में जब आप सोते हैं तो इनकी मुलाकात होती है जहन के तहखाने में। अब ये जब 2 हो जाती हैं तब इनमें ताकत बढ़ जाती है। एक तो डर गई थी समाज से और फिज़िकल इंजरी से और शेम से और गिल्ट से और इम्पॉसिबिलिटी से, एक तो डर गई थी और दब गई थी, लेकिन जब 2 हैं तब इनमें ताकत है। तो कहते हैं हम निकलते हैं और करते हैं इसको। तब जहन कहता है कि भैया अगर तुम ऐसा करोगी तो मुश्किल में फंस जाओगी, शर्म आएगी, गिल्ट होगी, लोग नाराज़ हो जाएंगे, फला फला। तो ऐसा करते हैं कि एक तुम्हारे लिए ड्रामा कर देते हैं, थिएटर। उस थिएटर में, उस प्ले में एक मूवी बना देते हैं तुम्हारे लिए, जिसमें तुम दोनों का सेटिस्फैक्शन हो जाएगा। लेकिन मूवी ऐसी होगी ताकि जो तुम्हारे दिमाग का सेंसिबल और क्रिटिकल हिस्सा है
उसको भी धोखा दे देंगे ताकि उसको ना पता चले कि तुम दोनों एक्ट कर रही हो उसमें। तो ए हेलुसिनेशन, ए मूवी, a theater is produced by the mind which satisfies these two desires without touching the critical and realistic parts of the mind by what Freud called, there's a latent dream, ये दो तमन्नाएं, there's a manifest dream जो हमने देखा, इन दोनों के बीच में जो काम होता है उसको फ्रॉइड ने कहा ड्रीम वर्क। ड्रीम वर्क में 3 मैकेनिज्म्स हैं। एक कॉन्डेंसेशन, कि आज लंदन में तमन्ना पैदा हुई है लेकिन वो तमन्ना रुदौली में भी थी, तो अब लंदन और रुदौली ड्रीम में साथ दिख जाएंगे। पता चला चचा अनवार चले जा रहे हैं पिकाडली सर्कस में जो कभी आए नहीं थे यहाँ। तो ये इसको बोलते हैं कॉन्डेंसेशन। 2 वक्त, 2 जगह, 2 लोग जुड़ जाएंगे। एक डिस्गाइज ये है कॉन्डेंसेशन। दूसरा सिंबलिज्म। पता चला कि गुस्सा आया था अपने डिपार्टमेंट के चेयरमैन पे और ख्वाब आया कि घोड़ा गिर गया पुल से, तो वो घोड़ा स्टैंड्स फॉर द चेयरमैन, सिंबलिज्म। 2 और तीसरा डिस्प्लेसमेंट, कि गुस्सा इनसे था और पता चला ड्रीम आया इनके बारे में। ये 3 मैकेनिज्म्स हैं जिससे कि लेटेंट ड्रीम विल बी चेंज इनटू मैनिफेस्ट ड्रीम। मैनिफेस्ट ड्रीम में तमन्ना भी रिलीज हो गई और चूंकि ये डिस्गाइज डाल दी है तो उनको भी नहीं पता चला, जो ज़मीर को भी नहीं पता चला। तो अब क्या है कि ख्वाब भी क्या अजीब होते हैं, ख्वाब भी क्या अजीब होते हैं। रात सूरज को जा लिया हमने। अब ये देखिए क्या है कि मुमकिन है कि ये आदमी शाम को बैठा हो एक खूबसूरत लेक के पास या खूबसूरत समंदर के पास, सूरज डूब कर रहा हो, लाल रंग का शफक, और मैं भी इसका जी चाहो कि यार मैं कश्ती लेके वहाँ चला जाता तो सूरज के बिल्कुल पास होके बैठता। अब ये तो पॉसिबल भी नहीं था, लेकिन इसके दिल में बचपन की भी एक तमन्ना थी कि इसकी एक पड़ोसी लड़की की अम्मा जो थी वो इतनी बड़ी लाल बिंदी लगाती थी। अब देखिए इस तरह की तो हरकतें होंगी। अब आपने मुझे बुलाया तो अब वो पड़ोसी की, इसीलिए बुलाया जी, पड़ोसी लड़की की अम्मा की लाल बिंदी और आज का देखा हुआ सूरज, ख्वाब भी क्या अजीब होते हैं। रात सूरज को जा लिया हमने, ये है। या ये कि कभी ख्वाबों में मिला वो तो ख्यालों में कभी, कभी ख्वाबों में मिला वो तो ख्यालों में कभी, राह चलते न मिला जो क्या, राह चलते न मिला दिल के उजालों में कभी। तो जो आज जिससे मुलाकात नहीं हो सकती है, जो अवेलेबल नहीं है, वो ख्वाब में आ गया, अवेलेबल हो गया। या ये कि ये जो है देखा है ख्वाब तो ये सिलसिले हुए, दूर तक निगाह में हैं गुल खिले हुए। अब दूर तक गुल खिले हुए की क्या इमेज है, उसका क्या मतलब है, वो किस चीज़ को स्टैंड करते हैं। क्योंकि एक गुल चाहिए, लेकिन ये ख़तरा है कि वो गुल जो है अगर हमको मिल गया तो हमारा जो ज़ालिमाना मिजाज है वो लेके आई है आँखों में प्यार की शम्में, मगर मिजाज मेरा जंगली हवा सा है। तो अब वो क्या है कि वो गुल तो मैं ख़राब कर दूँगा, तो नतीजे के तौर पे दूर तक हैं गुल खिले हुए, 1 2 3 4 5, वो जो मेरे जुल्म से बच जाएंगे। तो इस तरह के, या ये कि अब ये शेर जो है उर्दू में काफ़ी हिट शेर है। एक चीज़ होती है जैसे रॉकी मूवी है, रैम्बो या शोले, तो कुछ चीज़ें चल जाती हैं, ज़रूरी नहीं है कि वो अच्छी हैं। तो ये शेर जो है बहुत चला हुआ शेर है, इसका मतलब ही नहीं है कि अच्छा है और सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन फिर भी अच्छा शेर नहीं है। वो है अहमद फराज का शेर कि अब के हम बिछड़े तो शायद कभी ख्वाबों में मिलें, जिस तरह सूखे हुए फूल किताबों में मिले। अब ये शेर जो है बहुत हिट है, और अगर काहिली से सुने, ज़्यादा दिमाग ना इस्तेमाल करें तो अच्छा लगता है। जहाँ आपने इसमें दिमाग सोचना शुरू किया तो शेर में हज़ारों गलतियाँ हैं इसमें। कि पहले तो हम सब्जेक्ट है इस शेर का, ठीक है ना, हम, अब के हम बिछड़े तो शायद कभी ख्वाबों में मिलें, जिस तरह सूखे हुए फूल। तो आप एक सूखा हुआ फूल हैं, एक मैं सूखा हुआ फूल हूँ, और हम दोनों किताबों में मिल रहे हैं, हाय हिलाल हाउ आर यू,
नहीं, सूखे हुए फूल तो किताब में तीसरे आदमी को मिल रहे हैं। जी, तो ये तो ग्रामेटिकली गलत बात हो गई, उसमें तो उन्होंने सब्जेक्ट बदल दिया। प्रेडिकेट एक है, सब्जेक्ट एक है, पहले मिसरे में, दूसरे मिसरे में दूसरा है, तो गलत शेर है ये तो। लेकिन सुनने में अच्छा लगता है कि जैसे मेरे भाई का एक शेर है, वो इस शेर पे लाजिम होता है कि हमसे दिलचस्प कभी सच्चे नहीं होते हैं, अच्छे लगते हैं मगर अच्छे नहीं होते हैं। तो वो शेर जो है इसमें अच्छे लगते हैं मगर अच्छे नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी ख्वाब के बारे में है। अब अगर ख्वाब की लॉजिक को लेके चलें तो कुछ भी मुमकिन है, कुछ भी मुमकिन है कि फिर हम किताब को किताब नहीं समझेंगे, ठीक है, और फूल को फूल नहीं समझेंगे। और सूखे हुए फूल, इसका मतलब है कि हमारी आपकी मोहब्बत थी सन 72 में और अब मिले हैं, हाँ अब मिले हैं लंदन में परवेज साहब के घर पे कोई सन 223 में, वो भी ऊपर वाले कमरे में। सो नतीजे के तौर पे नहीं, वो मेरा परवेज साहब का जो अच्छा बहुत से राज दफन जी तो वो है सूखे हुए फूल, किताबों में मिलें। अब जो है इसका भी जो है लिटरल मीनिंग अलग है कि आप जैसे आपने किताब खोली उसमें फूल है ना, वो तो लिटरल मीनिंग हो गया, वो तो प्रोज का मीनिंग है। लेकिन इसके और भी मीनिंग हो सकते हैं कि किताबों में अशार लिखे हुए हैं, वो अशार सूखे हुए फूलों के बारे में करके लोगों से वो एक शख्स बहाने क्या क्या पूछता होगा मेरे बारे में, जाने क्या क्या। तो अब ये है किताबों में मिले सूखे हुए फूल। तो अगर आप माइंड एक्सटेंड करें और पोइट्री को पोइट्री की तरह से सुने तो शेर को माफ़ किया जा सकता है। अगर सिर्फ लघवी तौर पे सुने तो शेर बिल्कुल गलत है, और अगर आवाज़ से सुने तो मज़े का। तो ये सब तो है शायरी में। अच्छा, अब ये है कि इसमें फिर जो अच्छे और बुरे ख्वाब के बीच में है जहाँ की ग्रेटिफिकेशन है, लेकिन वो ग्रेटिफिकेशन विश का है, लेकिन उसके साथ एक टेंशन प्रोडक्शन भी हो गया। तो अब आप सोचते हैं कि ग्रेटिफिकेशन एरोटिक विश का है या मैसोकिस्टिक विश का है। आने का अहद कर गए आए जो ख्वाब में, ता फिर न इंतज़ार में नींद आए उम्र भर, आने का अहद कर गए आए जो ख्वाब में। तो अब इसमें एक तो आ तो गए ख्वाब में, अच्छा हुआ भैया देख तो लिया, तो उसमें लगा कि मुलाकात हो गई। लेकिन अब ये भी प्रॉब्लम है, उन्होंने कहा मैं फिर आऊँगा ख्वाब में, अब आप सो ही नहीं पा रहे। तो अब पता चला कि ये ख्वाब सक्सेसफुल था या फेल था, या ये एक सरफेस पे, लेकिन डीपर लेवल पे इसने आपकी एरोटिक विश भी, एफेक्शनेट एंड एरोटिक विश को जस्ट ग्रेटिफाई किया कि आ गए ख्वाब में, और मैसोकिस्टिक विश को, क्योंकि वो इश्क जो है आपका एक शादीशुदा औरत से, आपको शर्मिंदा होना चाहिए इस बात पे, तो वो आपको जो ता फिर ना इंतज़ार में नींद आए उम्र भर, वो सज़ा आपको मिली गलत मोहब्बत की। तो इसको यूं भी देख सकते हैं। अच्छा, तो ये, लेकिन ये सारी चीज़ जो है ड्रीम एज ए विश फुलफिलमेंट, कौन सी विश है, एरोटिक विश है, मैसोकिस्टिक विश है या नहीं। तो अब ये ड्रीम पे नहीं है, एग्रेसिव विश भी हो सकती है, हॉस्टाइल विश भी हो सकती है। भवें तनती हैं खंजर हाथ में है, हाँ तन के बैठे, किसी से आज बिगड़ी है जो वो यूं बन के बैठे। तो अब वो ड्रीम नहीं है, लेकिन एक इमेजिनेशन है, डे ड्रीम है, जिसमें कि हॉस्टाइल विश है प्रोजेक्टेड। ये नहीं कि मुझे उनसे गुस्सा है, वो गुस्से में है, तो ये भी आसान होता है दूसरे को गुस्सा एट्रीब्यूट कर दें आप। दूसरा मैकेनिज्म ड्रीम का है, ड्रीम एज ए पोस्ट ट्रॉमेटिक वर्किंग थ्रू, कि जैसे आप देखिए, फ़र्ज़ कीजिए आज आपका खुदा न खास्ता कार एक्सीडेंट हो जाए, यह है कि आप जिस कुर्सी बैठे हैं अभी कुर्सी टूट जाए, आप गिर पड़ें, तो फिर आदमी का जी चाहता है कि उस किस्से को सुनाए किसी को कि यार मैं बैठा हुआ था, कुर्सी टूट गई, फिर एक बार और सुनाएगा, एक बार और सुनाएगा, फिर तो क्यों सुनाता है आदमी, क्यों सुनाता है? कार एक्सीडेंट हो तो 5 बार सुनाएगा, 10 दिन तक सुनाएगा, फिर हल्के हल्के, क्योंकि जब आप सुनाते हैं कोई किस्सा तो वो किस्सा रिप्रोड्यूस होता है आपके माइंड में, लेकिन जाहिर है कि उस इंटेंसिटी से नहीं प्रोड्यूस हो रहा है। अब आप कहें मेरी कुर्सी टूट गई थी, मैं गिर पड़ा था, तो इस जुमले में वो शिद्दत नहीं है जब कुर्सी टूटी थी। तो ये एक तरह का डिटॉक्सिफिकेशन है। उसी तरह से अगर कोई तकलीफ दह बात होती है और सडन शॉक होता है, तो आदमी
उसका ड्रीम आ सकता है आदमी को, जिससे कि वो आदमी ओवरकम करना चाहता है उस चीज़ को ख्वाब में देख के, ताकि सुबह उठे तो कहे ये तो ख्वाब ही था, चलो अल्लाह का शुक्र है। इसलिए एग्जामिनेशन ड्रीम जितने हैं, जिस आदमी को एग्जामिनेशन ड्रीम इस कमरे में आया है, तो हमेशा एग्जामिनेशन ड्रीम उस एग्ज़ाम के बारे में होता है जो एग्ज़ाम आप पास कर चुके हैं। इस तरह के वो ड्रीम्स जिसमें कि कोई तकलीफ दे बात हो तो आदमी बार बार देखता है। तो दिल्ली में हमारे एक दोस्त थे दिल्ली में हमारे एक दोस्त थे, तो शादीशुदा नेक आदमी हैं और आई थिंक गुडविल एंड सब कुछ, थोड़ा गाना वाना भी गा लेते हैं। तो एक अपनी स्टूडेंट जो उनसे कोई 20-25 साल छोटी होगी, पढ़ती थी उनके साथ और शादीशुदा थे, और लड़का भी एक जवान और एक नहायत खबीस कुत्ता उनका। तो वो साहब एक कोई 50 साल की उम्र होगी उनकी उस वक्त, एक 19 साल की लड़की के साथ ही स्टार्टेड स्लीपिंग विद हर एंड हैविंग एन अफेयर। तो बीवी ज़ाहिर को पता चला, बड़ी तकलीफ़ में थी। तो मैंने बीवी को देखा महफिल में 1-2 बार, तो ये जो है ये रुबाई उनकी बीवी की तरफ से लिखी मैंने, क्योंकि वो अभी भी जस्टिफाई करने को तैयार थे कि ये बिल्कुल ठीक बात थी, कि कब उसे शर्मसार देखा है, रोता ज़ारो कतार देखा है, हाँ मगर उसकी बेवफाई को ख्वाब में बार बार देखा। हाँ, कि she must be trying to work through this problem and she must be imagining where he met her, what did he do with her, how did he get involved with her. तो she must have scenes and imagination. इसीलिए कोई शरीफ मर्द या औरत अपने रोमांटिक और सेक्सुअल रिलेशंस के बारे में अपनी महबूबा या महबूब या मियाँ या बीवी होमोसेक्सुअल या हेट्रोसेक्सुअल के बारे में किसी और से बात नहीं करता है, क्योंकि अगर आपने वो बात की तो आपने उस तीसरे आदमी को उस मंजर में बुला लिया है, पार्टिसिपेट कर लिया है। तो कि दोनों जहान आज से गवाहों में आ गए, तो नतीजे के तौर पे यू हैव इनवाइटेड दैट पर्सन इन दैट रूम। इसलिए तो ये जो है कि हाँ मगर उसकी बेवफाई को ख्वाब में बार बार देखा है, बिकॉज हियर शी हैज़ बीन टर्न इनटू ए लिटिल चाइल्ड लॉक्ड आउट ऑफ पेरेंटल बेडरूम, which as children is okay, but she was not a little child. And she was not the one to be locked out. The 19-year-old girl should have been locked out. So she has been unjustly treated and therefore traumatized. And therefore she has to be in that room and imagine. But going in that room then hurts her. So standing out hurts her, going in hurts her. And that's what this rubai is about. कब उसे शर्मसार देखा है, रोता ज़ारो कतार देखा है, जो विशफुल है कि रोए और शर्मसार हो, हाँ मगर उसकी बेवफाई को ख्वाब में बार बार देखा है। सो दिस इज द पोस्ट ट्रॉमेटिक वर्किंग थ्रू। तीसरा होता है कि दिन में, ज़िंदगी में, चाहे वो एक दिन हो, चाहे एक महीना, चाहे एक साल, हमारे प्रॉब्लम्स होते हैं हर इंसान के, कि सिर्फ 2 तरह के लोग प्रॉब्लम फ्री हैं, एक जो पैदा नहीं हुए हैं, एक जो मर चुके हैं। तो हाँ कि मौत से पहले आदमी गम से निजात पाए क्यों। हाँ, इस पर भी किस्सा है पतरस बुखारी का, कि आपको पता होगा ये कि ये गालिब का शेर है कि क़ैदे हयात व बंद गम असल में दोनों एक हैं, मौत से पहले आदमी गम से निजात पाए क्यों। तो पतरस बुखारी ऑल इंडिया रेडियो के उस ज़माने में 1950, 45, 48 की बात है। तो ही वाज द डायरेक्टर, तो अपने बैठे थे कमरे में, लेकिन ऑन था और प्रोग्राम चल रहा था। तो एक मोहतरमा गा रही थी, कहती हैं क़ैदो हयातो बंदो गम असल में दोनों एक हैं। तो पतरस बुखारी साहब अपनी सेक्रेटरी से कहते, घंटी बजाई, कहने उससे जाके बोलो कि असल में चारों एक हैं। असल में चारों एक। तो नतीजे के तौर पे कि प्रॉब्लम तो रोज़ होते हैं, रोज़ कॉन्फ्लिक्ट होंगे, एक्सटर्नल कॉन्फ्लिक्ट, रियलिटी कॉन्फ्लिक्ट, इंट्रासाइकिक कॉन्फ्लिक्ट, तमन्नाएँ, ज़मीर, ये सब जो है तो रोज़ाना का चक्कर है। तो माइंड काम करता है इस पर, कॉन्शियस माइंड काम करता है,
लेकिन कॉन्शियस माइंड थक जाता है काम करते करते, उसकी छुट्टी है 9 से 5 तक काम किया, लेकिन वो फाइलें दफ्तर में रह जाती हैं। तो वो जो फाइल में दफ्तर साफ़ करने वाला है, चपरासी है, जो भी, वो आके भी कभी कभी फाइल देखता है इसमें क्या है। तो सोते में भी माइंड काम करता है। जैसे इस वक्त आपकी पैंक्रियाज और स्प्लीन काम कर रहे हैं, ये नहीं कि आप भूलें कि वो काम नहीं कर रहे हैं, वो भी अपना काम कर रहे हैं। उसी तरह से माइंड के डीपर लेयर्स भी काम करते हैं, और कभी कभी वो काम करके ऐसे सोल्यूशन पैदा करते हैं, अनकॉन्शियस प्रॉब्लम सॉल्विंग। ये बात शायरों को, ये बात अदीबों को, ये बात अच्छे क्लासिकल म्यूजिशियंस को, ये बात पेंटर्स को पता है कि कभी कभी होता है कि आप लिखना चाह रहे हैं कुछ, आपके जहन में नहीं आ रही बात, अब आप सोच रहे हैं क्या लिखूं, वो आएगी नहीं, सोचने से नहीं आएगी। आप वॉक पे चले जाएं, आपका ख्याल है कि जब लंबी वॉक पे जाएंगे तब आ जाएगी बात, मुमकिन है ना आए, लेकिन जब आप वॉक उससे लौट रहे हैं और उधर एक आदमी के साथ है, उसे उसके कुत्ते को देख रहे हैं, उस वक्त बात एकदम से आ जाएगी, सडनली यू नो। तो ये अनकॉन्शियस प्रॉब्लम सॉल्विंग्स हैं। सोते सोते जाग पड़े हम, सोते सोते जाग पड़े हम, ख्वाब में हमने क्या देखा। कि उनका शेर है ये, हाँ, खलील रहमान आज़मी साहब, क्या अच्छा शेर। सोते सोते जाग पड़े हम, ख्वाब में हमने क्या देखा, जो खुद हमको ढूंढ रहा हो, ऐसा एक रास्ता देखा। ऐसा इसमें गज़ल में एक और शेर भी बहुत अच्छा है, जो कि ऑर्डिनरी ह्यूमन ट्रांसफरेंसेस इमेजिनेशन। हम किसी आदमी को देखते हैं, देखा ही तो वो आदमी देखने में अच्छा लगने लगा कि ये अच्छा आदमी है। एक आदमी को देखा, ये बुरा आदमी, क्यों? आप तो जानती नहीं है इसको अच्छा है या बुरा है, क्योंकि कोई बचपन का किसी और अंदर के ऑब्जेक्ट का साया उस पर पड़ा, ट्रांसफरेंस। एंड अपने अंदर प्रेजेंसेस होती हैं जिससे हम मिलते नहीं हैं। तो मेरे अंदर 2 आदमी ऐसे हैं जिनसे मैं मिलना नहीं चाहता हूँ। एक जुआरी, मैं एक बार गया हूँ ज़िंदगी में कसिनो में, इट वॉज वेरी हार्ड फॉर मी टू लीव। मैंने कहा भैया ये ऐसी जगह पे फिर नहीं जाऊँगा कभी। तो मैं ज़िंदगी में कभी नहीं गया। मैं लास वेगस नहीं गया हूँ कभी, एटलांटिक सिटी एक बार गया और मैंने कसम खाली कभी नहीं जाऊँगा, क्योंकि अगर मैं जाना शुरू किया तो मैं वापस नहीं आऊँगा बस। तो एक जुआरी है मेरे अंदर, जिसको मैंने कहा कि आपसे मेरे ताल्लुकात नहीं है, आप जाएं, खामोश रहें, शायरी वायरी कर लिया करें, कभी कभी एक आध शेर लिख लें, लेकिन मुझसे बात ना करें आप। एक मेरे अंदर एक आदमी है जो कि रिक्लूज, कि हालांकि मैं आम तौर पे लोग समझते हैं बातूनी आदमी हूँ, लेकिन ये कि आई वॉन्ट टू बी क्वाइट एंड आई वॉन्ट टू गो अवे। एंड तो मैं जैसे हवाई जहाज़ में चल रहा हूँ, मैंने देखी टर्की में एक जगह है सुमेला, तो मैंने सुमेला की तस्वीर देखी। एक मैंने पढ़ा आर्टिकल, ब्रुकलिन में एक कैथोलिक मोनेस्ट्री है जहाँ पे लोग जाके रहते हैं खामोश, एक विपासना मेडिटेशन का नाम सुना मैंने। तो इस किस्म की चीज़ें मुझे इतनी अपील करती हैं कि मुझे उस अपील से डर है। तो इन 2 इंसानों से मैं डरता हूँ। तो बहरहाल, तो अब ये देखिए खलील रहमान आज़मी का कितना अच्छा शेर है इस पर, कि दूर से एक परछाई देखी अपने से मिलती जुलती, दूर से एक परछाई देखी अपने से मिलती जुलती, और पास से अपने चेहरे में भी और कोई चेहरा देखा, पास से अपने चेहरे में भी और कोई चेहरा देखा। तो खैर, सोते सोते जाग पड़े हम, ख्वाब में हमने क्या देखा, और जो खुद हमको ढूंढ रहा हो, ऐसा एक रास्ता देखा। तो ये अनकॉन्शियस प्रॉब्लम सॉल्विंग का हो गया। फिर क्या होता है, जिस तरह दुकानदार, फार्मासिस्ट हो चाहे वो हलवाई हो, तो दुकानदार दुकान बंद करके या तो हर शाम को या हर हफ्ते या हर महीने देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें जो हैं कम हो गई हैं, ज़्यादा हो गई हैं, तो वो फिर से स्टॉक करते हैं। तो इस तरह से एक स्टॉक टेकिंग एक चीज़ है। बल्कि एक मज़े की बात बताऊं कि इससे याद आ गई है कि मैं ईरान में था, तो पढ़ाने गया था ईरान। तो मशहद में एक साहब ने एक दिन पूछा कि डू यू ड्रिंक, तो मैंने कहा जी हाँ, और जी हाँ सिर्फ कहा, लेकिन आगे जो कहना चाहता था वो मैंने नहीं कहा कि कहाँ मिलेगी। तो कहते हैं आप मेरे घर चलिए, तो घर ले गए। तो कहते हैं क्या पिएंगे आप? मैंने कहा अब मैं तकल्लुफ़ कर रहा हूँ, मुझे पता नहीं क्या होगा इनके पास। तो मैंने कहा वॉट एवर यू गिव इज़ ऑल राइट। तो खैर एक ड्रिंक पी जो उन्होंने दे दी। उसके बाद कहते हैं कि यू लाइक अनदर, मैंने कहा यस।
तो कहते कम विद मी. तो ही ओपन द कैबिनेट एंड देयर वाज हंड्रेड्स ऑफ बॉटल्स एंड ऑल काइंड्स ऑफ थिंग्स. तो मैंने कहा ये आपको मिलती कहाँ से, डू यू परचेज इट? तो जवाब वो मिला जो कि पाकिस्तान में, ईरान में मैंने खुद सुना है, पाकिस्तान में मेरी एक बहन रहती थी, उन्होंने बताया, और एक लड़की जो मेरी स्टूडेंट थी वो सऊदी अरेबिया में रही कुछ दिन. तीनों जगह वही जवाब है, जो कि अच्छा जवाब है जिसके के नाम पे एक मजमून या कम से कम किताब लिखी जा सकती है. तो कहते हैं कि हमें तो पता नहीं कहाँ से आई. तो मैंने कहा क्या मतलब? तो कहते भाई हम तो हर महीना देख लेते हैं और लिख देते हैं कि वाइन ख़त्म हो गई है, एक विस्की की बोतल चाहिए, और पर्चा दे देते हैं. मैंने किसे? कहते द ड्राइवर ब्रिंग्स अस, द ड्राइवर्स ब्रिंग्स इट, दैट्स द आंसर. मैंने कहा फ्रॉम वेयर? ही सेड आई डोंट नो एंड आई डोंट केयर टू नो. आई डोंट नो एंड आई डोंट केयर टू नो. द ड्राइवर ब्रिंग्स इट. तो ये स्टॉक टेकिंग है. कुछ ड्रीम्स स्टॉक टेकिंग के होते हैं, कुछ ड्रीम्स स्टॉक टेकिंग के होते हैं जिसमें आदमी का जहन ये बताना चाहता है कि आप हैं कहाँ, आपकी हालत क्या है, आप किस मोड़ पे हैं ज़िंदगी के. कि मेरे कासे में खुद मेरा सर था, मेरे कासे में खुद मेरा सर था, ख्वाब में कल अजीब मंजर था. हाँ, मेरे कासे में एक बहुत ही कमीने आदमी से पैसे मांगने थे मुझे कुछ. उस रात में ख्वाब आया, मेरे कासे में खुद मेरा सर था, ख्वाब में कल अजीब मंजर था. तो ये जो हैं इस तरह के ख्वाब जो हैं चारों तरह के मौजूद हैं. अब सवाल है ड्रीमिंग इटसेल्फ, द एक्शन ऑफ ड्रीमिंग. तो उसमें यह है ना कि एज ए रिफ्यूज फ्रॉम लाइफ, एज ए सेफ हेवन फ्रॉम लाइफ. तो इस पे शेर देखिए कि सुबह की आस किसी लम्हा जो घट जाती है, सुबह की आस किसी लम्हा जो घट जाती है, ज़िंदगी सहम के ख्वाबों से लिपट जाती है, ज़िंदगी सहम के ख्वाबों से लिपट जाती है. ये मेरी माँ के शौहर का शेर है. चलिए तो आपके मेरे वालिद का शेर. अच्छा, बहरहाल तो शायर अच्छे थे, शायर अच्छे थे, शायर बहुत अच्छे, शायर अच्छे थे, आदमी भी मज़े के थे, आदमी भी मज़े के थे, शायर भी अच्छे थे और दिलचस्प थे, और शाम के वक्त बातें भी अच्छी करते थे. तो बहरहाल आदमी क्या क्या करे, इतनी खूबियाँ काफ़ी हैं. जैसे फैज़ साहब ने कहा था सब कुछ हम ही करें, कुछ तुम भी तो करो. सुबह की आस किसी लम्हा जो घट जाती है, ज़िंदगी सहम के ख्वाबों से लिपट जाती है. अब लेकिन फ्यूटिलिटी भी है. ख्वाब के गांव में पले हैं हम, ख्वाब के गांव में पले हैं हम, पानी छलनी में ले चले हैं. ख्वाब के गांव में पले हैं हम, पानी छलनी में ले चले हैं हम. अब ये भी है कि ज़्यादा ड्रीमिंग भी अच्छी बात नहीं है, ज़्यादा ड्रीमीनेस के ख्वाबों से अगर रिश्ता तोड़ें तब शायद कुछ बात बने. ख्वाबों से अगर रिश्ता तोड़ें तब शायद कुछ बात बने, दिल की बातें सुनना छोड़ें तब शायद कुछ बात बने. और यह है कि ख्वाबों के आसरे पे बहुत दिन जिए हो तुम, ख्वाबों के आसरे पे बहुत दिन जिए हो तुम, शायद यही सबब है कि तन्हा रहे हो तुम. इसमें एक कॉन्सेप्ट है जिसको बोलते हैं आइडियल स्पाउस रिप्रेजेंटेशन. कि आइडियल स्पाउस रिप्रेजेंटेशन जो है वो माँ बाप को लेके और पड़ोसी की अम्मा को लेके और किंडरगार्टन की टीचर को लेके और 8वीं क्लास की टीचर को लेके और बायोकेमिस्ट्री की टीचर को लेके, खुदा के वास्ते अल्लाह तो हाँ को लेके एक इमेज बनाता आदमी कि ऐसी होनी चाहिए हमारी बीवी. तो वो जो इमेज है वो जाहिर है कि वो एक आपने आइडियल इमेज इधर से काट काट के कोलाज बना लिया है, वो मिलने वाला नहीं है. वो मैंने इमेजिन की इस बार. हाँ, वो बल्कि यह कि वो इमेजेस नहीं है, वो सच है. तो एनीवे तो उसको जोड़ जाड़ के हम बना लेते हैं. तो वो आइडियल स्पाउस रिप्रेजेंटेशन छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि उससे अगर वो ढूंढते रहेंगे आप तो ऑलवेज यू विल बी हर्ट एंड डिसअपॉइंटेड एंड यू विल हर्ट पीपल. कि ख्वाबों से अगर रिश्ता तोड़ें तब शायद कुछ बात बने,
दिल की बातें सुनना छोड़ें, तब शायद कुछ बात बने। अब ज़रा आगे चलिए कि ख्वाब फेल भी हो सकता है। जैसे हर लतीफ़ा, हर नज़्म, हर कार्टून जो है सक्सेसफुल नहीं है। कार्टून देखें बोर हो जाते हैं, फिल्म देखें बोर हो जाते हैं, पेंटिंग एक ही आर्टिस्ट बनाता है, कुछ सक्सेसफुल पेंटिंग्स हैं, कुछ में वो बात पैदा नहीं होती है। यहाँ तक कि 4 दोस्तों को खाने पे बुलाएं, एक शाम मैजिकल हो जाती है, उन्हीं 4 दोस्तों को बुलाएं, उतना मज़ा नहीं आता। तो ये सब बातें जो हैं केमिस्ट्री, इत्तेफाकात पे डिपेंड करती हैं सब कुछ। तो फेल ड्रीम भी एक चीज़ होती है जिसमें ड्रीम तो आ गया है और एक प्रॉब्लम तो सॉल्व किया गया है और एक विश रिजॉल्व की गई है, लेकिन या तो स्टिमुलेशन ज़्यादा हो गया, उसकी वजह से मोरालिटी और रियलिटी ने को डिस्टर्ब कर दिया। लेते ही नाम उसका सोते से चौंक उठे, लेते ही नाम उसका सोते से चौंक उठे, है खैर मीर साहब क्या कोई ख्वाब देखा। हाँ, है खैर मीर साहब क्या कोई ख्वाब देखा। ना ड्रीमिंग के भी प्रॉब्लम्स हैं, क्योंकि ज़िंदगी सिर्फ हकीकत में नहीं है, इमेजिनेशन भी ज़रूरी है, फैंटेसी भी ज़रूरी है, डे ड्रीम भी ज़रूरी है और ड्रीम्स भी ज़रूरी है। फ्रॉइड का जुमला है कि द ड्रीम इज़ द गार्डियन ऑफ स्लीप। वी ड्रीम सो दैट वी कैन स्लीप, सो दैट दोज विशेस कैन बी हेलुसिनेटरीली डिस्चार्ज्ड। तो इसमें यह जो ड्रीम नहीं देखेगा वो भी गड़बड़ आदमी है कि न कोई ख्वाब, न कोई खलिश, न कोई खुमार। अब इसमें पैसेज ऑफ टाइम का भी जिक्र है, ख्वाब फ्यूचर, खलिश प्रेजेंट, खुमार यस्टरडे का। न कोई ख्वाब, न कोई खलिश, न कोई खुमार, ये आदमी तो अधूरा दिखाई पड़ता है, ये आदमी तो अधूरा दिखाई पड़ता है। तो ये सारा किस्सा है शायरी का। आँखों में जो भर लोगे तो कांटों से चुभेंगे, कुछ ख्वाब तो पलकों पे सजाने के लिए। अच्छा, अब ये सब तो हो गई गुफ्तगू। अब मैं, मेरे ख्याल से जो उर्दू शायरी में सबसे अच्छा शेर है ड्रीम पे, जो कि सक्सेसफुल भी है, एडिक्वेटली एंड एडिक्वेटली फेल्ड भी है, और जिसमें एक बहुत सेंट्रल प्रॉब्लम हर इंसान का, हर लड़के लड़की का, और ख़ास तौर पे लड़के का, लेकिन लड़कियों का भी है। मैं औरत मर्द नहीं बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ बच्चों का। 5 साल की लड़की, 5 साल का लड़का, 6 साल 7 साल, इस उम्र में हम पहली बार समझते हैं कि जब तक हम 2 साल के थे, 3 साल के थे, तब तक तो हम घर में रह रहे थे 4 आदमी। हमारे घर में 4 आदमी थे, एक मैं, एक मेरी अम्मा और एक मैं और मेरा बाप। हम लोग 4 लोग रहते थे। मैं बाप के साथ रहता था क्योंकि मुझे बाप से मोहब्बत थी, और बाप मेरे साथ रहते थे क्योंकि बाप को मुझसे मोहब्बत थी। एक मेरी अम्मा थी, मुझे अम्मा से मोहब्बत थी, अम्मा मेरे साथ रहती थी। हम लोग 4 घर में आदमी रह रहे थे इस घर में। अब जब मैं 3.5 साल का हुआ तो मुझे एहसास हुआ 4 साल की उम्र में, अरे 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 4 नहीं है इस घर में तो 3 ही आदमी हैं। तब मैं ज़रा पर जुज़बुज़ हुआ, तो मैंने ये सोचा कि भैया मैं तो अब्बा के साथ इसलिए रह रहा हूँ कि अब्बा से मुझे मोहब्बत है, अब्बा मेरे साथ इसलिए रह रहे हैं, और मैं अम्मा के साथ इसलिए रह रहा हूँ कि अम्मा से मुझे मोहब्बत है, अम्मा मेरे साथ रहनी। लेकिन ये 2 कमबख्त क्या कर रहे हैं आपस में? ये क्यों हैं साथ में? ये इनका क्या रिश्ता है भाई? ये क्यों रहते हैं आपस में? ये तो बच्चे नहीं है, मैं तो इनका बच्चा हूँ, ये तो इनके बच्चे नहीं है, वो उनके बच्चे नहीं है। ये बड़े बड़े लोग क्यों रहते हैं साथ में? अक्सर साथ में बिस्तर में सो भी जाते हैं। ये क्या चक्कर है? मैं तो हैरान हूँ इस बात पे। अब पैदा होती है बच्चे के दिल में तजस्सुस और रकाबत कि ये अम्मा जो हैं मेरी, आप अब्बा से ज़्यादा प्यार करती हैं, मुझसे ज़्यादा प्यार करती हैं, और आप अम्मा से ज़्यादा प्यार करते हैं, मुझसे ज़्यादा प्यार करते हैं, और आप क्यों ड्राइव कर सकते हैं, मैं क्यों नहीं ड्राइव कर सकता हूँ? ठीक है, मैं भी 5 साल का हूँ, मुझे भी ड्राइविंग का हक होना चाहिए, और मैं क्यों नहीं लिपस्टिक लगा के और साड़ी पहन के घूम सकती है? आप तो पहनती हैं हर वक्त लिपस्टिक और साड़ी। ये तो प्रॉब्लम है बच्चे का। और ये ट्रायंगल जो है, ये बराबर का ट्रायंगल है या ये ऐसा ट्रायंगल है जिसमें मैं यहाँ हूँ? ये मुझे पसंद नहीं है बात। और आप लोग कुछ खुसफुस करते हैं रात के वक्त जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। तो ये सारे प्रॉब्लम्स हैं जिस प्रॉब्लम को पीना पड़ता है कि आदमी को एहसास होता है कि यार ये है तो थोड़ा इनजस्टिस। जैसे कि सच बात, देखिए आप पढ़े लिखे लोग हैं और अक्लमंद लोग हैं और मैच्योर लोग हैं, तो सच बात आपको मैं बता दूं कि दुनिया में
सबसे अच्छी बीवी अगर मुझे मिल सकती थी वो थी सफ़िया अख्तर। उनसे अच्छी बीवी मुझे कहीं नहीं मिल सकती थी, लेकिन वो कमबख्त मेरे बाप ने शादी कर ली उनसे। अब मैं क्या करता, मैं तो पैदा ही नहीं हुआ था, वो उससे पहले कर गए शादी। तोबा। तो ये ट्रेजेडी तो बर्दाश्त करनी पड़ेगी। ये ट्रेजेडी आज हमें रिसेप्टिव एंड में है जब हम 5 साल के हैं, फिर हम मोटर एंड पे होंगे, हमारे बच्चे और बेटा और बेटी दूसरे एंड पे होंगे। तो ये ट्रेजेडी तो हमेशा रहेगी अनरिक्विटेड लव की और ट्रायंगुलेशन की। ज़िंदगी 2 आदमियों के रिश्ते की सिर्फ पहले 2-2.5 साल तक की है। उसके बाद से ज़िंदगी हमेशा तीन आदमियों के रिश्ते की है। आप इस वक्त मेरे साथ बैठे हैं, आप किसी और के साथ नहीं, मैं आपके साथ हूँ, मैं किसी और के साथ नहीं हूँ। एक्सक्लूडेड पार्टी इस वक्त भी है, हर वक्त है एक्सक्लूडेड पार्टी। We have to live with the fact sometimes we are the excluding party, sometimes we are the excluded party. This is ये जो है, ये जो गार्डन और ईडन में जो नॉलेज का सरपेंट था, ये था कि ये पता चला कि दुनिया 2 आदमियों की नहीं है, दुनिया 3 आदमियों की। और ये शजरे ममनू जो नॉलेज का है वो सिर्फ सेक्स का नहीं है, वो शजरे ममनू इस नॉलेज का है कि हमें एक्सक्लूजन और एक्सक्लूडेड में रहना पड़ेगा हमेशा। तो इस पे उर्दू शायरी में एक शेर है जो मेरे ख्याल से इससे अच्छा शेर ख्वाब के बारे में, चाइल्डहुड, प्राइंग, स्पाइंग, सेक्सुअल क्यूरियोसिटीज एंड सेक्सुअल ड्रेड्स, sexual curiosities about parents, and from parents it gets displaced to uncle and aunt, from then it gets displaced to neighbors, school teachers and so on and so forth. But also the origin of Oedipus complex जी यकीनन ऐसा है कि एक सेक्शन होगा सवाल जवाब वहाँ रखेंगे, we will go through that. वही है, मैं इसको बगैर टेक्निकल लैंग्वेज के बताना चाह रहा था। या दिस कॉल्ड एडिपस कॉम्प्लेक्स। सो इसमें ये यूनिवर्सल ट्रेजेडी है। उसमें ड्रामेटिस पर्सोने जो हैं वो बदल सकते हैं कि साउथ इंडिया में मामा हो बाप के बिना, माँ से ज़्यादा गहरा रिश्ता और इन्फ्लुएंस मामा का है, फला। लेकिन हर जगह एक ट्रायंगल है, हर जगह एक ट्रायंगल है। वो ट्रायंगल हमारी ज़िंदगी का सिविलाइजिंग एंकर भी है और अनरिक्विटेड लव का पेन भी है। उससे हम सिविलाइज होते हैं, उससे हमें एहसास होता है भाई इस औरत के साथ आप ना करें, ये शादीशुदा औरत है, या ये कि आपकी बीवी आप बचा के रखते हैं दूसरे मर्दों से। तो नतीजे के तौर पे इट इज़ द बेसिस ऑफ सिविलाइजेशन, बट इट इज़ ऑल्सो ए बेसिस ऑफ क्रॉनिक एगनी। तो उस पर उर्दू शायरी में एक शेर है जो मेरे ख्याल से इतना अच्छा शेर उर्दू शायरी में है नहीं, ह्यूमन एरोटिक ट्रेजेडी पे। और शेर सुनने में अच्छा है, माने में अच्छा है, और इट शोज द ग्रेटिफिकेशन ऑफ द एडिपल प्राइमल क्यूरियोसिटी ऑफ पेरेंटल इंटरकोर्स and watching parental and sexual intercourse, and the dread of it and the pain of it, that the mother and father have an intimacy to which one is not privy and one should not be privy. शेर देखिए, इस पे शेर सुना के बस ख़त्म करता हूँ। शायर का नाम लेने की ज़रूरत नहीं है, ले लेते हैं शायर का नाम भी। मिर्ज़ा दाग दहलवी का शेर। बहुत रोया हूँ मैं जब से ये मैंने ख्वाब देखा है, बहुत रोया हूँ मैं जब से ये मैंने ख्वाब देखा है कि आप आंसू बहाए सामने दुश्मन के बैठे। शुक्रिया। बहुत रोया हूँ मैं, बहुत रोया हूँ मैं जब से ये मैंने ख्वाब देखा है कि आप आंसू बहाए सामने दुश्मन के बैठे।